डिस्कशन है वो है फार्माकोलॉजी में से एंटीवायरल ड्रग्स। उसमें मेन आज हम लोग डिस्कस करेंगे असाइक्लोवीर के बारे में, जो कि हम लोग मेनली हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस के अगेंस्ट यूज करते हैं। बट उसके पहले हम लोग एक बेसिक मैकेनिज्म देखेंगे कि एंटीवायरल ड्रग्स कैसे काम करते हैं, यानी कि जो ड्रग्स वायरस के अगेंस्ट हम लोग यूज करते हैं। तो स्टार्ट करने के पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या फिर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज वो फ्री है। एंड मेरे काफ़ी और प्लेलिस्ट हैं फर्स्ट और सेकेंड एमबीबीएस के, जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वायरसेस एक्चुअली कैसे इन्फेक्ट करते हैं हमारे सेल को। वो सेल को उसके कुछ सर्टेन स्टेप्स है और उसी पॉइंट्स पे जब हम लोग कुछ ड्रग्स को इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो कैसे उनको इनिबिट करने में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीवायरल ड्रग्स इन जनरल। तो पहले वायरसेस कैसे हमारे सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, उसमें पहला स्टेज होता है पेनिट्रेशन। उसी स्टेप को कैसे इनिबिट करते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो पेनिट्रेट करने के लिए वो क्या करते हैं, जैसे ये वायरस है तो वो हमारा जो ये एक होस्ट सेल, ठीक है, तो उसका जो सेल मेम्ब्रेन है उससे आके वो पहले फ्यूज करते हैं और फिर वो उसके अंदर घुसते हैं, उसको पेनिट्रेट करके उसमें एक अपना चैनल, एक पाथवे बना के। तो ये फर्स्ट स्टेप है फ्यूजन का, यानी कि पेनिट्रेशन का। तो हम लोग को यहाँ पे भी हम लोग उस वायरस को रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं, हम लोग कुछ फ्यूजन इनहिबिटर्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि मारावीरॉक। इसको हम लोग एंटी रेट्रोवायरल में भी यूज करते हैं। तो ये एक एमसीक्यू भी हो सकता है हमारे लिए कि एंटी रेट्रोवायरल ड्रग कौन सा है। और वो क्या करता है, वो फ्यूजन इनहिबिटर है, यानी कि वो वायरस को एंटर नहीं करने देता, उसको पेनिट्रेट ही नहीं करने देता हमारे होस्ट सेल के अंदर। तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ, यानी कि हमने पेनिट्रेशन देखा। सेकेंड क्या होता है कि इनका एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है वायरस का। तो जब वो अंदर आते हैं तो फिर उनका एक अनकोटिंग होता है ताकि उनका न्यूक्लियर मटेरियल और सेलुलर मटेरियल बाहर दिखे। तो इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं, देखिए ये बाहर में उनका एक कोट था वो गया, उसको हम लोग बोलते हैं अनकोटिंग, ताकि उनका न्यूक्लियर मटेरियल अब एक्सपोज हो पाए। तो इस स्टेप में भी हम लोग एक सर्टेन ड्रग्स यूज करते हैं जो कि इस अनकोटिंग को प्रिवेंट करे, ताकि वायरस का न्यूक्लियर मटेरियल बाहर आए ना। तो उस पॉइंट पे जो ड्रग्स काम करते हैं वो कौन से, एमेंटाडिन और इमेंटाडिन। वो लोग वायरस को अनकोट ही नहीं होने देते। तो ये सेकेंड स्टेप है। और इस अनकोटिंग के बाद ही क्या होता है कि कुछ अर्ली प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज, उनका सिंथेसिस होता है जो कि वायरस खुद करता है विद द हेल्प ऑफ द होस्ट सेल। तो इस पॉइंट पे भी हम लोग सर्टेन ड्रग्स दे सकते हैं जो कि अनकोटिंग के बाद अर्ली प्रोटीन्स, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज का सिंथेसिस ना होने दे। उसमें आता है हमारा फॉर्मिवेरसिन, ठीक है। ये हमारा दो स्टेप हो गया, पहला पेनिट्रेशन और दूसरा अनकोटिंग और अर्ली प्रोटीन्स का सिंथेसिस। ये तक अभी हमने वायरस का 3 स्टेजेस देखे। उसके बाद क्या होता है कि ये जो अर्ली प्रोटीन्स है ये जाते हैं हमारा इसमें डीएनए में, और न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस होता है जो कि वायरस और होस्ट का वायरस हमारे होस्ट को मैनिपुलेट करके अब वो अपना न्यूक्लिक एसिड को जैसे वो फर्दर सिंथेसाइज करता है। तो ये एक स्टेप होता है जिसमें कि वो होस्ट के न्यूक्लियस के अंदर जाता है। तो इस स्टेप पे भी हम लोग एक इसको रोक सकते हैं। वहां पे हम लोग देते हैं एंटी मेटाबोलाइट्स, जो कि मेनली हमारे सारे हर्पेस सिम्प्लेक्स के अगेंस्ट जो भी सारे ड्रग्स हैं वो मेनली एंटी मेटाबोलाइट्स ही होते हैं, यानी कि वो होस्ट के न्यूक्लियस के अंदर काम करेंगे और वो वायरस के न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को इनिबिट करेंगे। वायरस का न्यूक्लिक एसिड हमें बहुत पता है, वो या तो आरएनए हो सकता है या तो फिर डीएनए, लेकिन वो कभी भी दोनों नहीं होते। तो वो वायरस का जीनोम यानी कि आरएनए और डीएनए बनने ही नहीं देंगे। तो ये हमारा थर्ड स्टेप भी हो गया कवर। फिर हमारा आता है इस न्यूक्लिक एसिड के बाद जो हमारा डीएनए आरएनए बना, वो फिर हेल्प करता है उनको फर्दर कुछ प्रोटीन्स बनाने में, जिसको हम लोग लेट प्रोटीन्स बोलते हैं या तो फिर फाइनल प्रोटीन्स। तो इसको भी हम लोग इनिबिट करने के लिए ड्रग्स दे सकते हैं इस स्टेप पे भी। वो होते हैं प्रोटीएज इनिबिटर्स। और ये जो प्रोटीएज इनिबिटर्स है इनको ही हम लोग एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी यानी कि एचआईवी के अगेंस्ट भी यूज करते हैं। ये हमारा फोर्थ स्टेप था, ये डीएनए आरएनए जो न्यूक्लिक एसिड था ये फाइनल प्रोटीन्स जो बनाता है उसको भी हम लोग इनिबिट कर दे रहे हैं। तो ये स्टेप भी गया। उसके बाद बचता है पैकेजिंग एंड असेंबली। अब जो ये डीएनए बना है यहीं पे फिर साइटोप्लाज्म में इसका एक प्रोटेक्टिव लेयर, ये जो इसकी कोट था वो भी बना है। तो अब हम लोग को क्या करना, अब वायरस क्या करता है, अपने आप को असेंबल करता है ताकि फिर वो वापस निकले होस्ट सेल से और वो और होस्ट सेल्स को इन्फेक्ट कर पाए, क्योंकि यहाँ पे उसने मल्टीप्लाई कर लिया। तो अभी यहाँ पे प्रोटीन्स बन गए, यहाँ पे कैप्सिड बन गया, अब उसको असेंबली करना है।
तो वो असेंबल होगा, पैकेजिंग एंड असेंबली, और फिर वो रिलीज होता है होस्ट सेल से बाहर विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एंजाइम्स, जिसको कि हम लोग न्यूरामिनिडेज बोलते हैं। तो उस स्टेप को, जो ये रिलीज वाला स्टेप है, इसको भी हम लोग इनिबिट कर सकते हैं। कैसे? न्यूरामिनिडेज इनिबिटर्स लेके, जैसे कि ओसेल्टामिविर, जो कि हम लोग नॉर्मली एज एन एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग यूज करते हैं, फिर पैरामिविर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा उसका लास्ट स्टेप, इसको भी हमने इनिबिट कर दिया। यानी कि टोटल 6 स्टेप्स हम लोग इनिबिट कर रहे हैं। सबसे पहले पेनिट्रेशन नहीं होने दे रहे फ्यूजन इनिबिटर्स के थ्रू, फिर उसके बाद उसका अनकोटिंग नहीं होने दे रहे विमेंटाडिन के थ्रू, फिर अर्ली प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होने देते, फिर हम लोग उसका न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस नहीं होने दे रहे थ्रू एंटी मेटाबोलाइट्स, फिर उसके बाद लेट प्रोटीन सिंथेसिस को भी हम लोग इनिबिट कर पाते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ प्रोटीज इनिबिटर्स। फिर जब वो असेंबली होकर रिलीज होता है वायरस विद द हेल्प ऑफ न्यूरामिनिडेज, तो वहाँ पे भी हम लोग इसको ब्लॉक करते हैं बाय गिविंग न्यूरामिनिडेज इनिबिटर्स लाइक ओसेल्टामिविर और पैरामिविर। तो ये इसलिए बताया ताकि हमें एक बेसिक आइडिया रहे कि वायरस कैसे इन्फेक्ट करता है और हम लोग किस स्टेप से उसे रोक सकते हैं, कहाँ पे इंटरवीन करके हम लोग उसको रोक पाएंगे। अभी हम लोग देखेंगे मेन जो हमारा आज का ड्रग ऑफ डिस्कशन है वो है असाइक्लोविर, जो कि एंटी हर्पिस ड्रग है, उसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे हमारा जो आज का मेन ड्रग है यानी कि असाइक्लोविर, उसके बारे में हम लोग सब कुछ हमारे पॉइंट्स कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहला है कि इंट्रोडक्शन में वो क्या होता है, वो गोनोसिन एनालॉग होता है। तो और वो एक्टिव होता है मेनली अगेंस्ट हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस एंड वेरिसेला जूस्टर वायरस, बट उसका मेन एक्टिविटी हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस के अगेंस्ट होता है। फिर हम लोग कंसिडर करेंगे उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जब वो हम लोग लेते हैं तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है यानी कि असाइक्लोविर। फिर वो जो हर्पिस जो वायरस है हमारा, अगर वो हमारे बॉडी में होता है तो वो कुछ एंजाइम्स बनाता है, जो कि है थायमिडिन काइनेज, जो कि असाइक्लोविर के इनएक्टिव फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले असाइक्लोविर मोनोफॉस्फेट फॉर्म में। फिर उसके ऊपर सेलुलर काइनेजेस काम करते हैं, जो कि हमारा होस्ट सेल बनाता है। तो वो यानी कि ह्यूमन का सेल्स जो है वो काम करते हैं और वो बनाते हैं असाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट विच इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ द ड्रग। फिर वो आगे जाके दो चीज कर सकता है, बट उसके पहले ये जो हर्पिस वायरस थायमिडिन काइनेज, ये जो एंजाइम था, अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए यानी कि वो वायरस अगर इस अपने एंजाइम में म्यूटेट कर ले तो फिर वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है असाइक्लोविर के अगेंस्ट। तो जब ये एक्टिव फॉर्म बन गया असाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट, तो ये आगे जाके दो चीज कर सकता है, या तो वो कम्पीट करेगा जीटीपी के साथ, यानी कि जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वायरस का, उसके साथ वो कम्पीट करता है जीटीपी के साथ ताकि वायरस को एनर्जी ना मिले। उसके वजह से होता है क्या कि जो वायरस है उसका डीएनए पॉलीमरेज का सिंथेसिस कम हो जाता है, जो कि हमने एक स्टेप देखा था कि डीएनए पॉलीमरेज का सिंथेसिस होता है, उसके बाद अर्ली प्रोटीन्स बनते हैं। तो ये बेसिकली उस स्टेप को जाके इनिबिट कर रहा है। तो ये वो हो गया कि कम्पीट्स विद जीटीपी, उसके वजह से इट इनिबिट्स हर्पिस वायरस डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी कम्पिटिटिवली। फिर इसका एक और एक्शन क्या होता है कि ये जाके वायरस के डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाता है और उसकी वजह से आगे जो डीएनए का चेन का सिंथेसिस होता है ये उसको टर्मिनेट कर देता है, यानी कि और डीएनए बनने नहीं दे रहा। एक जगह ये डीएनए पॉलीमरेज के एक्टिविटी को नहीं होने दे रहा और दूसरे जगह ये डीएनए जो आगे बढ़ रहा था नहीं होने दे रहा। इन शॉर्ट ये वायरस के न्यूक्लियस, उसके डीएनए मटेरियल, उसके जीनोम को अफेक्ट करता है मेनली। तो ये है उसका शॉर्ट में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो कि हमने देखा इनएक्टिव फॉर्म है, फिर थायमिडिन काइनेज काम किया वो मोनोफॉस्फेट बना, फिर सेलुलर काइनेसिस काम किए तो वो ट्राइफॉस्फेट बना, जो कि हमारा मेन एक्टिव ड्रग है। फिर वो आगे जाके जो दो एक्शन किया, डीएनए पॉलीमरेज का इनिबिशन और टर्मिनेशन ऑफ डीएनए चेन सिंथेसिस। तो ये था उसका एक्शन। फिर जो उसके प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं कि वो हम लोग टॉपिकली भी यूज कर सकते हैं, ओरली भी यूज कर सकते हैं और आईवी भी यूज कर सकते हैं। मेनली ये एक्सक्रीट होता है यूरिन में अनचेंज्ड, यानी कि इसका डोज जो है वो हमें कम करना पड़ता है रीनल इम्पेयरमेंट में। कोई भी ड्रग अगर अनचेंज्ड फॉर्म में एक्सक्रीट होता है यूरिन से, यानी कि अगर कोई रीनल इम्पेयरमेंट है तो उसमें हम लोग उतने हाई डोज नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो ड्रग उसी तरह वहाँ पहुँचता है और काफ़ी डैमेज कॉज करता है। इंटरैक्शंस में एक इम्पॉर्टेंट है, वो है मायोफेनोलेट, जो कि एक इम्यूनोसप्रेसेंट है। वो भी क्या करता है, जीटीपी को इनिबिट करता है, कम्पीट करता है उसके साथ, यानी कि वो इसके एक्शन को इंक्रीज कर देता है, क्योंकि जीटीपी के साथ कंपटीशन करना तो इसके ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में था, ये भी वही करता है, तो उसकी वजह से असाइक्लोविर के एक्शन को ये इनहांस कर देता है। फिर एक स्पेशल इंस्ट्रक्शंस में ये है कि हाइड्रेशन इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि ये ऑलरेडी नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करता है और अगर डिहाइड्रेशन हो बॉडी में तो जो नेफ्रोटॉक्सिक उसके इफेक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं।
तो अभी जो दो हेडिंग्स बच गए यानी कि यूजेस ऑफ असाइक्लोविर क्या होता है और उसके एडियर्स क्या होते हैं वो हम लोग देखेंगे। यूजेस में मैंने बोला कि मेनली हम लोग उसको हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस के अगेंस्ट यूज करते हैं या तो फिर वैरिसेला जोस्टर, बट सबसे मेन होता है कि वो हर्पेस सिम्प्लेक्स के अगेंस्ट। तो ऑब्वियसली उसका यूजेस हो जाता है जेनाइटल हर्पेस सिम्प्लेक्स, वो उसके प्राइमरी और रिकरेंट डिजीज दोनों में ही हेल्प आता है। इसमें क्या हम लोग ओरली भी दे सकते हैं, टॉपिकली भी अप्लाई करते हैं, आईवी में यानी कि पेरेंटरली भी देते हैं जेनेटिक हर्पेस सिम्प्लेक्स के अगेंस्ट। फिर होता है म्यूकोक्यूटेनियस हर्पेस सिम्प्लेक्स, यानी कि क्या वो मेनली लिप्स के अराउंड के एरिया को इन्वॉल्व करता है, तो इसमें हम लोग उसको क्रीम फॉर्म यानी कि टॉपिकली यूज करते हैं। फिर आता है हर्पेस सिम्प्लेक्स केराटाइटिस, इसमें भी हम लोग उसको टॉपिकली यूज करते हैं। फिर हर्पेस सिम्प्लेक्स एंसेफेलाइटिस, इसमें पेरेंटल रूट और ओरल रूट को प्रेफर किया जाता है। फिर हर्पेस जोस्टर फिर चिकन पॉक्स जैसे कि बोला वैरिसेला जोस्टर के अगेंस्ट यूज आता है। मेनली ये उतना इफेक्टिव नहीं है, बट हाँ उसको हम लोग चिकन पॉक्स के अगेंस्ट भी जो लोग का इम्यूनिटी थोड़ा कम होता है उसमें हम लोग असाइक्लोविर दे सकते हैं। फिर आता है प्रोफाइलैक्सिस ऑफ हर्पेस इन्फेक्शंस इन एड्स एंड इम्यूनोसप्रेसेंट्स, यानी कि जो लोग को एड्स है और या फिर वो इम्यूनोसप्रेसेंट्स में है, सिंस उनका इम्यूनिटी कम होता है तो उसमें हम लोग एक एड ऑन थेरेपी यानी कि एक प्रोफाइलैक्सिस यानी कि उसमें हर्पेस सिम्प्लेक्स का इन्फेक्शन ना डेवलप हो, इसलिए भी असाइक्लोविर को यूज करते हैं। तो ये उसके कुछ ऐसे सिंपल यूजेस है, बट जो मेन है वो है जेनेटिक हर्पेस सिम्प्लेक्स और एक म्यूकोक्यूटेनियस हर्पेस सिम्प्लेक्स। फिर अगर हम लोग उसका एडियाज देखते हैं तो उसके रूट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम लोग उसको टॉपिकली अप्लाई करें तो एक वो टिंगलिंग बर्निंग सेंसेशन कॉज कर रहा है। फिर अगर ओरली देते हैं तो जैसे हर समय होता है नॉजिया वॉमिटिंग ये सब होती है। आईवी देते हैं तो हेडेक डिजीनेस ये सब हम लोग सफ़र करते हैं, यानी कि पेरेंट्रल जो कि आईवी है तो उससे मेन दो होते हैं, नेफ्रोटॉक्सिसिटी और न्यूरोटॉक्सिसिटी। नेफ्रोटॉक्सिसिटी जो मैंने बोला ये इसलिए होता है क्योंकि ये ड्रग अनचेंज फॉर्म में एक्सक्रीट हो रहा है यूरिन से, तो ये अपने फुल पोटेंशियल में रहता है किडनी के वहाँ पे, तो ये काफ़ी टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। इसीलिए इसमें स्पेशल इंस्ट्रक्शन ये है कि हमें हाइड्रेटेड रखना चाहिए उस पेशेंट को, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से नेफ्रोटॉक्सिसिटी ज़्यादा होगी। फिर न्यूरोटॉक्सिसिटी जो आता है वो मेनली हाई डोजेस अगर होते हैं या फिर लॉन्ग टर्म यूज़ है तब, तो उससे क्या होता है काफ़ी चीज़ होती है जैसे कि ट्रेमर्स होते हैं, फिर टिंगिंग सेंसेशन होता है, फिर उसको वो सेंसेस को उतना ज़्यादा परसेप्ट नहीं कर पाता, यानी कि ऑल्टर्ड परसेप्शन होते हैं सेंसेशंस के, वो सब हमारा आता है न्यूरोटॉक्सिसिटी में। टॉपिकली मैंने बता लिया। और एक और चीज़ है कि इसका कोई भी दिस ड्रग डज नॉट हैव अ टेराटोजेनिक पोटेंशियल, यानी कि इट इज सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, विच इज़ एन एमसीक्यू कि हम लोग कौन सा हर्पेस सिम्प्लेक्स के अगेंस्ट कौन सा ड्रग यूज कर सकते हैं प्रेगनेंसी में, तो वो होता है असाइक्लोविर। तो ये था हमारा डिस्कशन एंटीवायरल ड्रग्स के बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वायरस कैसे इन्फेक्ट करते हैं होस्ट को, और जो हमारा मेन ड्रग था आज का असाइक्लोविर जो कि हम लोग हर्पेस सिम्प्लेक्स के इन्फेक्शन में यूज करते हैं उसके बारे में डिस्कशन। तो अगर आपको मेरा डिस्कशन या प्रेजेंटेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक माई वीडियो एंड यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज वो फ्री है। और मेरे काफ़ी और प्लेलिस्ट हैं फर्स्ट और सेकेंड MBBS के जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, सी यू नेक्स्ट वीकेंड, टिल देन बाय बाय।